दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1179 दिन हो गए हैं और हमें पता है कि कल रूस और यूक्रेन के बीच में जो सीधी वार्ता हुई शांति के लिए इस्तांबुल यानी तुर्की में, वह असफल हो गया। हाँ, इसका यदि हम पॉजिटिव पॉइंट ढूंढें तो पहला यह है कि उन्होंने इकट्ठे 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर की अदला बदली की बात की। 2 ही घंटे इनके प्रतिनिधियों में बात हुआ, लेकिन सीधी सीधी बातें तो हुई। हालांकि इनके पीछे से हर क्षण हर समय बहुत सारे दूसरे लोग थे जिन्हें नहीं होना चाहिए था। रूस तो अकेला था, इसलिए इसके पक्ष में कोई था नहीं, लेकिन यूक्रेन के पीछे से देखें, जैसा कि दिखता है साफ, जैसे ही वार्ता असफल हुआ और इसी घोषणा कर दी गई, वैसे ही अल्बानिया में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूक्रेन, पोलैंड और इन सब के जो प्रमुख प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे, वो आपस में मिले और बहुत सारी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। खैर, चलिए इनकी बातें हम अभी छोड़ें, क्योंकि युद्ध अभी जारी रहेगा और रूस का मांग जो है वह संभवतः आगे और भी बढ़ेगा। क्रीमिया के अलावा अन्य 4 राज्यों पर वह कहता है कि उसका क्षेत्र है। करसों नीचे में जापोरिजिया सटा हुआ भाग और दोनों बाकी जो राज्य हैं, लुहांस्क एंड दोनेत्स्क, इन सब की मांग है। आगे आने वाले समय में शायद सूमी भी जुड़ जाए, कुछ कहना मुश्किल है। जहां तक युद्ध की बात है, दक्षिण क्षेत्र में जापोरिजिया के क्षेत्र में मलाया टोकमाच्का में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं दक्षिण और पूर्व से, और दूसरी तरफ वोलिनोए पोल जिस पर इनका कब्जा हो चुका है, वहां से और आगे यह करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़े हैं और धीमे धीमे शेवचेंको की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर या एस्टैब्लिशमेंट कहें। जहां तक वेलिका नोवोसिल्का की बात है या नोवो पावलोवका, उससे और पूर्व में, यानी यह दक्षिण और पूर्व का एक तरह से कहें तो संधि है। रूसी सैनिक बोगातीर के 3/4 हिस्सा यानी 75% हिस्सा पे कब्जा कर चुके हैं और अलेक्सीवका के तरफ से भी वह आगे बढ़ने की कोशिश है। उत्तरादने में भी उसकी तरफ बढ़े हैं। यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों ने काउंटर अटैक किया है, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। अब आते हैं पोक्रोवस्क के शुरुआती दौर में, यानी लेफ्ट फ्लैंक में रूसी सैनिकों का आक्रमण बहुत ज़बरदस्त जारी है। वैसे यूक्रेन की तरफ से भी काउंटर अटैक कम मजबूती के साथ नहीं है। वो डाकने में और कोटलिनो के नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ से वह ज़वेरिवो लियोनतोविची की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यानी कुल मिला के इस तरफ से वह कॉन्स्टांटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं, पोक्रोवस्क को साइड से, बाईं तरफ से या पश्चिम तरफ से दरकिनार करके। अब पोक्रोवस्क के दक्षिण और उसके और आगे आते हैं तो फेदोरोवका और जेलिनी कोत की तरफ ही आगे बढ़े हैं, और पूर्व की तरफ आए तो बर्निवका, रामानिवका के क्षेत्रों में वो जोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से भी इस तरह से भी कॉन्स्टांटिनोवस्की की तरफ बढ़ रहे हैं। जो क्षेत्र है वह अलेक्जेंड्रोपोल, स्टाराया निकोलेवका और रोमानिवका, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, वो है। और ऊपर आते हैं पूर्व दिशा में तोरेस्क। रूसी सैनिकों ने जबाल्का में तकरीबन पूरा कब्जा कर लिया है। तोरस्काया माइंस, जिसमें केवल वेस्ट हीप को छोड़ दे, यानी उत्तर में, उस पर भी पूरी कब्जा है, और उसके आसपास जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं माइंस के, उस पर भी कब्जा है। तोरेस्क के पश्चिम तरफ भी कब्जा है, यानी एक तरह से कहें तो तोरेस्क तकरीबन यूक्रेनियन सैनिकों से खाली हो रहा है, थोड़े से छोड़ के, क्योंकि और तोरेस्क के उत्तर पूर्व में चले जाएं तो वहाँ से डाकनोए नामक जगह पे भी उनका आक्रमण हो चुका है और काफ़ी तरह से उसमें अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और इसके बाद से वहाँ से भी कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कॉन्स्टांटिनिवका की बात बार बार सुन रहे हैं तो यह वह क्षेत्र आता है, और इन सभी जगहों से यानी पोक्रोवस्क से
वहाँ से वो दूसरा उनका राज्य शुरू हो जाता है, निप्रोपेट्रोवस्क। चलिए अब हम आगे आते हैं, जहाँ तक पूर्वी यूक्रेन की बात है, यानी खार्किव के पूर्व में वैसे ही लड़ाई जारी है जैसा पहले था, कोई खास परिवर्तन नहीं है। यानी जो नदियां हैं ऊपर से लेके नीचे तक, लाइमान तक, उसके पश्चिम क्षेत्रों में रूसी सैनिक अपनी बढ़त को मजबूत कर रहे हैं, कोई खास आगे बढ़े नहीं है। जहाँ तक कुर्स्क, सूमी और बेलगोरद की बात है, कुर्स्क के टेटकिंस्की क्षेत्र में यूक्रेनियन सैनिकों का आक्रमण लगातार जारी है, लेकिन वह कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। सूमी में बल्कि उल्टे तरफ से देखें तो रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, बेलोवोदी में उसके आउटस्कर्ट्स यानी साइड से बढ़ रहे हैं, बेलगोरद में कोई परिवर्तन नहीं है। जहां तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, यानी एक दूसरे के गहरे क्षेत्र में जाके मारने की बात है, लड़ने की ताकत को कम करने की बात है, जिसका असर लंबे समय के बाद दिखता है। इसके बावजूद कि उनके बीच में संधि का बातचीत चल रहा था, युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त रूप से इंटरडिक्शन मिशन जारी है। यूक्रेनियन के ड्रोन्स ने क्रीमिया के अम्युनिशन डिपो में मार किया है, अच्छी खासी तबाही मची है। राइलिस्क नामक जगह में भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को उड़ा दिया है। बेलगोरद में भी उनका आक्रमण जारी है, जबकि रूसी सैनिकों ने कई जगहों में पिछली रात में ही आक्रमण किया, जिसमें ओडिशा, खार्किव, चेर्निहिव, चेरकासी, विनित्सिया यानी पोलैंड के बॉर्डर, पश्चिमी यूक्रेन में निप्रोपुल्तावा, निप्रोपेट्रोवस्क की मैं चर्चा कर चुका हूँ, शॉर्ट में निप्रो कहते हैं, वहाँ पे। बहुत हल्के में सूडान की बात कर लेते हैं, वहाँ पे लड़ाई जारी है। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस धीमे धीमे सूडान के केंद्र में, उत्तर में और पूर्व में भी आगे बढ़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरएसएफ का, यानी जो अमेरिकी और दूसरे अन्य साम्राज्यवादी देशों की मदद से टिके हुए हैं, उनका अभी भी प्रभाव जारी है। और उन्होंने सूडान का जो पोर्ट है उस पर भी आक्रमण किया है ड्रोन से। उनकी तरफ से ड्रोन की आक्रमण बढ़ गई है, यानी ड्रोन वो खुद पैदा तो कर नहीं सकते हैं, यह निश्चित है कि यह बाहर से आ रहा है, फ्रांस हो या कहीं से भी हो। जहाँ तक सीरिया की बात है, आईएसआईएस की एक्टिविटीज़ बढ़ी है, यह देखने की बात होगी कि कैसे होगी। और जहाँ तक अंत में गाज़ा पट्टी की बात है, इजराइल ने पूर्ण रूप से फिर से ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। इसमें 200 से 300 तक गाज़ा के लोगों की, फिलिस्तीन लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें से करीब 1/2 से ज़्यादा यानी 60-70 बच्चे मारे गए। बहुत ही भयानक स्थिति है और दुनिया में कहीं भी रोक नहीं रहा है। 2025 में इस तरह का जनसंहार जारी है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी भी मेरा चैनल रिस्ट्रिक्टेड है, आपके पास पहुंचे तो ज़रूर अपने दोस्तों को भेजें, हो सके तो टिप्पणी भी करें। धन्यवाद।